आइए सुनते हैं ममता कालिया जी की कहानी काली साड़ी। वो एक खूबसूरत साड़ी थी, काली शिफॉन की। उस पर लाल और पीले रंग से कशीदाकारी की गई थी। नमूना कुछ ऐसा कि दूर से देखो तो चांद और पास से देखो तो अटकटा सेब लगता था। झीनी इतनी कि पहनने पर ना पहनने का एहसास दे। शोकेस में सजी साड़ियों पर नूर तो अपने आप आ जाता है, पर काली साड़ियाँ कल्पना को बहुत पसंद हैं। उसे अक्सर ऐसे ही रंग मोहते हैं, काला, कॉफ़ी, नेवी ब्लू और उन्नाबी। कल्पना का अपना रंग भी कुछ ऐसा ही है। सुबह की ताज़ी हवा में कांसे सा चमकीला, लेकिन दोपहर में कॉपियों का बंडल उठाकर स्कूल से वापस आते आते एकदम भूरा। कल्पना के ऊपर हल्के खुशनुमा रंग फपते हैं, नीला, पीला, गुलाबी। रंग से अधिक रंग का आभास, पर ऐसे रंग वो कम खरीदती है। इन्हें संभाल सकने के लायक फुर्सत नहीं होती। ज़्यादातर वो गहरे रंगों की नायलॉन खरीदती है, जिन पर न स्त्री की मेहनत न कलफ का खर्च, बस धोई और पहनी, पहनी और धोई। गर्मियों में नायलॉन बदन पर ऐसे दहकती है जैसे जलते अंगारे। कंधे पर लपेटने से देह पूरी सील बंद हो जाती है। पर उस जैसी कामकाजी औरत के लिए नायलॉन एक नियामत है। एक बार खरीदी और ज़िंदगी भर के लिए फारिग। सच पूछो तो नया कपड़ा खरीदा कब जाता है? एक हादसे की तरह, जब ज़रूरत टाली नहीं जा सकती तभी। पहले शादी ब्याह में कपड़े बन जाते थे, ना सही महंगे, सस्ते बन जाते थे। पर अब वर्षों से शादियों में जाना छोड़ दिया। महज मनी ऑर्डर से काम निकाल लेते हैं। रहे होली और दिवाली तो बच्चों के कपड़े पटरी बाजार से खरीद कर रस्मदाई हो जाती है। चलते चलते कल्पना को हंसी आ गई। घर ऐसे कपड़ों से भरा है जो ना फेंके जाते हैं ना खुशी से पहने। ट्रंक में पड़े गर्म कपड़ों में गर्मी नहीं है, ना ठंडे कपड़ों में ठंडक। हर कपड़े का इतिहास पुराना है। कोई स्वेटर 5 वर्ष सास ने पहनकर उदारतापूर्वक भेंट कर दिया। कोई साड़ी भाभी ने पहनते पहनते आजिज कर दे डाली। संजू की बुशर्ट रंजू को मिल गई, पुनीत की पैंट विनीत को। कुछ देर को बच्चे भी बहल गए। वाह बुआ जी, ये तो एकदम नया कपड़ा लगता है। कुछ देर को वो भी खुश हो गई। वाह भाभी, आपसे सीखे संभाल कोई। 10 साल पुरानी साड़ी ऐसी लगती है जैसे कल खरीदी हो। यूँ खानदान में उसकी शोहरत नायलान आंटी के नाम से कुछ ऐसे फैली है कि कई खानदानी साड़ियाँ उसे विरासत में मिलती गई हैं। मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, रिक्शे का भाड़ा, दूध के दाम देते देते तक वेतन का लिफाफा राम नाम सत्य है बोल पड़ता है, और कल्पना चुपचाप अपना ध्यान आध्यात्मिक संतोष में लगाने का प्रयत्न करती है। विनोद रोजमर्रा की गाड़ी हाँकता, जिसकी राह में छोटे छोटे गड्ढे पड़ते रहते हैं। राशन, गैस, किताबें और कभी कभी भारी खड्ड मेहमान, रिश्तेदार, बीमारी। पर पसंद तो पसंद है। वो बाजार से गुजरती है, पैदल, प्रतिदिन। आंखें बंद करके तो चला नहीं जाता। रोज़ाना चीज़ें पसंद आती रहती हैं, भूलती रहती है। अक्सर उसे ऐसी कोई चीज़ पसंद आ जाती है जिसकी या तो कोई उपयोगिता ना हो, न संगति। कितनी अच्छी बात है, पर्स अक्सर खाली रहता है, अन्यथा घर अला बला से भर जाता। नहीं, ये गलत कह रही है। पर्स तो इस कदर भरा रहता है कि कई बार जिप भी ठीक से बंद नहीं हो पाती। पर उसमें रहते हैं 2 एक मटमैले रुमाल, सड़ियल सा एक पेन, जूड़े के कांटे, मीठी सुपारी की छोटी सी डिबिया, कॉलेज के लॉकर की चाबियाँ, साइंस की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकें, डायरी और एक छोटी डिक्शनरी। चौक तक पहुँचते पहुँचते पर्स की दौलत में इजाफा हो जाता है। 2 मरियल से नींबू या पाँव भर भिंडी उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन इस साड़ी पर से तो आंखें हटाए ही नहीं हट रही थीं। वो देर तक नदीदी नज़र से उसे देखती रही। फिर उसने अपना चिरपरिचित लटका चेहरा अपने असमर्थ लटकते पर्स में डाला। चलो चलो आगे बढ़ो, तुम्हें तो ये कतई सूट नहीं करेगी। कार्टून लगोगी। चिलचिलाती धूप में, स्कूल की धूल भरी इमारत में इस नफीस शिफॉन का क्या काम? शहर के टुटहा रिक्शों में पहले दिन ही खोंच लग जाएगी। जो बच्चे ज़रा ज़ोर से खींच देंगे तो चिरती चली जाएगी। अपनी ज़िंदगी की रोज़ाना दौड़ भाग देखती हो। 50 चक्कर ऊपर, 50 चक्कर नीचे, 5 चक्कर बाजार तो 2 चक्कर स्कूल। ये ऐसी बामशक्कत ज़िंदगी में तो बस लोहे की चप्पलें, टाट की धोतियाँ और गाढ़े का ब्लाउज़ चल सकता है। फिर मान लो किसी तरह हौसला करके कि वो साड़ी खरीद भी लो, तो काला ब्लाउज़ तो घिसकर स्लेटी हो चुका है। वही हमेशा का रोना, जब तक साड़ी खरीदो बजट फेल, फिर ब्लाउज़ बनवाने वाला खुशनसीब महीना आता ही नहीं। आखिर इंतज़ार का दम टूट जाता है और चलो भाई, निकालो सफ़ेद ब्लाउज़ और पहन डालो कोई भी साड़ी, हरी, उन्नाबी, नीली, पीली, छपी, सादी या बॉर्डर लगी। कैसी हड़बड़ी में वो तैयार हुआ करती है।
पाउडर लिपस्टिक की बात तो छोड़ो, सिंदूर डालने तक का नियम तो निभ नहीं पाता। घड़ी कभी लगा भी ली तो कभी नहीं लगाई, जूड़ा कभी बनाया नहीं तो ऊपर ऊपर बालों में कंघी फिराकर रबर बैंड से कस लिए। कैसी दिली तमन्ना थी उसकी कि शादी के बाद हमेशा बनी ठनी घूमने निकला करेगी, घंटों शीशे के सामने श्रृंगार किया करेगी। तब उसने कब सोचा था कि ये छोटी छोटी ख्वाहिशें भी मृग तृष्णा बन जाएंगी। काली साड़ी देखने के बाद उसे अपनी तमाम गोरी सहेलियां याद आईं जिन पर यह फप सकती थी। उफ, फिर ख्वाहिशें, कितनी ख्वाहिश होती है एक बार दिल खोलकर अपनी सब सखियों पर उपहार लुटाने की। उत्सव पर्व की प्रतीक्षा किए बगैर वो एक दिन उन्मुक्त खिलखिलाना चाहती है। अपनी सखियों के साथ चिलचिलाती धूप में वो स्कूल की बजाय पिक्चर जाना चाहती है। बेमतलब तू तड़ाक गप्पे मारना चाहती है जिनमें नाम के पीछे ये जी वो जी की दुम न लटके। ये साड़ी उज्ज्वला पर कितनी खूबसूरत लगेगी, जैसे ताजमहल पर स्याह नकाब। उसने दुकान में जाकर दाम पूछे, काफ़ी हिमाकत भरे थे। उसने कई तरह से जोड़ तोड़ बैठाया। इसके आधे पैसे उसने एक गोल्ड डिबिया में छुपाकर साड़ियों के पीछे अलमारी में रखे हुए हैं। बाकी पैसों का इंतज़ाम विनोद कहीं ना कहीं से कर ही देगा। यूँ आमतौर पर कल्पना को अपनी डिबिया से पैसे निकालना पसंद नहीं, पर इस साड़ी पर दिल कुर्बान, डिबिया कुर्बान। ये पैसे बड़े जीवट की कमाई है। ये पैसे उसने घर में ब्लैक मार्केटिंग करके जोड़े हैं। जैसे साबुन आया 11 रुपये 40 पैसे का, मसाले 9.80 और चाय पत्ती 6.25 की। उसने घर आकर हाथ झाड़कर विनोद के सामने बिसूर दिया, तुमने 30 रुपये दे दिए थे, 1 पैसा नहीं बचा, बल्कि एक दुकान पर 98 उधार करके आई हूँ। ये चलो, हो गए 2.5 रुपये अंदर। फिर डिब्बे, बोतल और रद्दी अखबार की बिक्री पर उसका शाश्वत अधिकार है, वो भी अंदर। कभी कभार विनोद की जेबें टटोल कर कुछ न कुछ झाड़ी लेती है। ये सब पैसे वो उस प्लास्टिक की गोल डिबिया में डाल देती है। ये उसकी ऊपरी कमाई है। इस डिबिया पर वो जान छिड़कती है। उसे पता है कि उसकी कई सहेलियाँ साड़ी की परतों में नोट छुपा कर रखती हैं, पर रेज़गारी तो परतों में दबाई नहीं जा सकती। साड़ी खींचते ही छन से गिरेगी, जगह सा ही अलग। वेतन मिलने पर बड़े हल्के नामालूम ढंग से वो इस रेज़गारी के नोट बनाती है। ये काम शनिवार की दोपहर में किया जाता है, जब विनोद फैक्ट्री में होता है और बच्चे स्कूल में। कल्पना के स्कूल में शनिवार को आधे दिन के बाद छुट्टी हो जाती है। वो तमाम खुफिया काम बच्चों के आने से पहले ही निपटा लेती है और एक नए आत्मविश्वास से भर परिवार का सामना करती है। उसे लगता है इस डिबिया में उसकी आत्मा रखी है, उसकी संजीवनी शक्ति। उसे लगता है कि जब तक इस डिबिया में रुपए हैं वो किसी से भी लोहा ले सकती है। इसमें बहुत नहीं तो 85 रुपये होंगे, पर इन पर उसे एतबार है। घर की मझधार में ये जैसे पतवार हैं। लालच और कंजूसी पर विजय पा उसने तय कर लिया, वो घर जाकर पैसों का इंतज़ाम करेगी और आकर अपनी उज्ज्वला के लिए ये साड़ी खरीद लेगी। कौन बड़ी बात है, उसके नाना भी बड़े शाहदिल इंसान थे। बात की बात में छिद्दू अहीर को चांदी की लुटिया दे डाली। उसके मामा पश्चिमी पंजाब में अपना सब कुछ लुटा आए थे, कभी सरकार से क्लेम में एक कौड़ी ना मांगी। अपने बूते पर व्यापार किया और बड़े आदमी बन गए। उसके भैया कितनों को खिलाकर खाते हैं। रात दिन कारखाने में घर घर मशीन चलती है। मित्रता के आगे पैसे क्या चीज़ है, तुच्छ। घर में छोटी छोटी दुर्घटनाएं हुई जिनसे वो बेदाग बची। साबुन खत्म था, दूध वाला पैसे लेने आ धमका। बच्चों की इंग्लिश रीडर खो गई थी, तत्काल खरीदी गई। इस सब का सामना विनोद ने बड़ी दिलेरी से किया, बिना त्योरी या तेवर के। कल्पना कृतकृत्य हो गई। निस्संदेह उसे प्रथम कोटि का पति मिला है। औसत पतियों की तरह खर्च करते समय न वो झींकता है न चिल्लाता है। परिवार के सामने अपनी ज़रूरतों को नगण्य समझता है। उसके कितने ही दोस्त पान सिगरेट में नोट फूकते हैं, वो इन सब की ओर ताकता भी नहीं। चटाक, मैरी के हाथ से शीशे का ग्लास टूट गया। कल्पना दंदनाती हुई रसोई में गई। मालकिन पना साबित करने का बेहतरीन मौका। विनोद छत पर बैठा उपन्यास पढ़ रहा था। ऐसे में मैरी को बहुत ज़्यादा धमकाया नहीं जा सकता। कल्पना ने पैसे के महत्व पर एक बड़ा ही सारगर्भित भाषण दिया। फिर उसने अपनी पिछली महानताओं का वर्णन किया, जब मैरी ने पूर्व वर्षों में शीशे के बर्तन तोड़े थे और कल्पना ने उसकी तनख्वाह में से पैसे नहीं काटे। इस पूरी वक्तृता के दौरान मैरी एक भी बार न बमकी न बड़बड़ाई। वो मुंह लटकाए काम करती रही। इससे कल्पना को लगा उसके भाषण का मैरी पर सही असर हुआ है। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो उसके जहन में वो काली साड़ी फिर कौंध गई। साड़ी क्या पूरा का पूरा शोकेस ही कौंध गया। अरे यही तो वो साड़ी थी जिसे खरीदने का दृढ़ संकल्प कर वो घर आई थी। उसे उज्ज्वला का गोरापन और अपनी त्याग मेहता भी याद आई। उज्ज्वला कुछ इस कदर सुंदर है कि उसके सामने अन्य सभी सुंदर चीज़ें व्यर्थ लगने लगती हैं।
यहाँ तक कि पैसा भी। इच्छा होती है उस पर लुट लुट जाने की। कल्पना उस पर कुछ इस कदर फिदा है कि कई बार उसे शक होता है, कहीं भगवान ने उसके सीने में औरत की जगह मर्द का दिल तो नहीं फिट कर दिया। कल्पना को लगा ये उज्ज्वला के रूप का ही कमाल है कि उसका पति हमेशा इतना लुटा हुआ सा मालूम होता है। कल्पना को अपने हृदय की विशालता, मुट्ठी के खुलेपन और फ़कीराना तबीयत पर सहज ही नाज हुआ। क्यों ना हो, वो अपनी दोस्त के लिए एक बेशकीमती साड़ी खरीदने जा रही है। इतनी कीमती साड़ी तो लोग आजकल शादी ब्याह में भी उपहार नहीं देते, बस 11 रुपये लिफाफे में डाल रोनी सूरत बना हाथों में थमा देते हैं, फिर डटकर दावत खाते हैं कि कहीं वसूली में कोताही न रह जाए। वो तो भागम भाग जाएगी, बैठने की उसे फुर्सत कहाँ। पैकेट उज्ज्वला को थमाकर अनुरोध करेगी, प्लीज़ अभी मत खोलना, मेरे जाने के बाद, छोटी सी चीज़ है। चलते चलते नज़र पड़ गई, उठा लाई। उसके पास ऐसी साड़ी हो ना हो उसे परवाह नहीं, त्याग में ही सुख है। उसने एक नहीं अनेक बार त्याग किया है, कोई सन्यासी भी इतना क्या करेगा। बचपन में हमेशा उतरन पहनी और जूठन खाई। उतरन और जूठन थी अपने ही परिवार की, पर इससे क्या, कितनी लड़कियां उतनी समवाई रखती हैं। बड़ी होने पर गांधी जी का आदर्श अपनाया, सादा जीवन उच्च विचार, और अब नेहरू जी के आदर्श पर जिंदगी जी रही है। आराम आराम है। कई बार उसे लगता है सिद्धांत सब उसके हिस्से पड़े हैं, सुख किसी और के। देखा जाए तो क्या सुख पाया था। मर गिरकर LT की, टीचर बन गए, शादी की, फटीचर बन गए। घर के साथ सामान खस्ताहाल। जितने पुराने लोगों के घर अचार मुरब्बे होते होंगे, उतने पुराने कल्पना के घर के पर्दे, गद्दियों के खोल, तौलिए, दुचके हुए पतीले, फ्रेम उखड़ा आईना, बिना हैंडल की बाल्टियाँ, बॉडम प्याले, तिड़की प्लेटें, टूटे डिब्बे और टेढ़ी साबुनदानियाँ। किस पर वो नाज करे, किसको संजोए। कल्पना को ख्याल आया, उसकी बहन जब जब साल 2 साल में मैके आती है तो एक ना एक नया सोने का गहना उसके गले या कलाइयों में चमकता रहता है। उसके बच्चे एक से एक फैशनदार कपड़े पहनते हैं। बहन बमुश्किल 4 दिन मैके में रहती है, पर उसकी विजय दुंदुभी सारे साल बजती है। वो आते ही अपनी वापसी का फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन करा लेती है और 10-20 रुपये छोटे भाई बहनों पर खर्च कर डालती है। एक कल्पना है कि छुट्टियां होते ही हर साल अपने बच्चों को लेकर माँ के घर पहुँच जाती है, फिर अनक्लेम्ड बिल्डिंग की तरह वहाँ पड़ी रहती है जब तक विनोद दौड़ धूप करके उसकी वापसी के लिए रुपयों का मनी ऑर्डर नहीं भेज देता। पैसा पैसा अपने छोटे भाई बहनों से बचाती, अपने बच्चों को तसल्ली और तमीज़ सिखाती। वो बांदा की बदतमीज़ गर्मी में पड़ी भुनती रहती है। छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलता है और टीचरें आपस में पूछती हैं, तुम बाहर गई थी कहीं, तो वो सगर्व कहती है, हाँ माँ के यहाँ गए थे, वहाँ से देवघर चले गए, बड़ी ठंडक में गुजारी छुट्टियाँ। यही सब सोचते सोचते नींद उड़ गई, जैसे डाल से पंछी। पास पड़ी चारपाइयों में से एक पर उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। बांध ढीली होने के कारण दोनों ही बच्चे बीचों बीच खिसक आए थे। उनकी टांगें, बाहें कुछ इस तरह क्रॉस कर रही थी मानो वो गुत्थम गुत्था हों। उनकी इस कदर निश्चलता से कल्पना का मन अनायास ही घबरा गया। उसने अपनी चारपाई से सरक कर आगे बढ़कर दोनों को बारी बारी से चूम लिया। न जाने क्या होता जा रहा है। न बच्चों की चंचलता बर्दाश्त होती है, न निश्चलता। मन तुरंत गड़बड़ा जाता है जैसे आंधी में साइकिल। दोनों किस कदर दुबले पतले, थके और बेचारे लग रहे थे। वर्षों से उन्हें कोई टॉनिक नहीं दिया गया। 10 से 4 तक कल्पना के बाहर रहने के कारण बच्चों की खाने संबंधी आदतें बेहद बिगड़ गई थीं। भूख लगते ही वो टॉफ़ी खा लेते या आइसक्रीम या चूरन, और फिर खेल में लग जाते। स्टाफ रूम में आई पत्रिकाओं में कल्पना अक्सर व्यंजन विधियाँ पढ़ती रहती। कई बार वो तय करती है कि आज कुछ स्पेशल बनाएगी, पर आज तक उसमें से एक भी व्यंजन वो आजमा नहीं पाई। वो तरीके इतने पेचीदा होते हैं कि 2-3 घंटे उनमें लग जाना आसान बात है। ये महंगे व्यंजन तो उन घरों के चोचले हैं जहाँ औरतें पलंग पर पड़ी पड़ी बोर होती रहती हैं और छठे छमासे कभी रसोई का रुख करती हैं। वो औरतें अपना वजन घटाने के लिए क्लिनिक में जाती हैं और सुबह शाम गोलियां खाती हैं। 2 वक्त की दाल रोटी बनाने के बाद कल्पना तो इतना थक जाती है कि हाड़ हाड़ दुखता है। उस पर कॉपियाँ, रजिस्टर वर्क, फीस वसूली जैसे अतिरिक्त सरदर्द। कॉलेज के दिनों की उसकी सहेली नरेंद्र कौर अक्सर उससे कहती है, कल्पना क्या छड़ी सी दे पाई है यार, चर्बी का कहीं नामो निशान नहीं। वो खुद बड़ी गुलगुली गोलमटोल सी व्यापारी बाप की बेटी, असली घी के पराठे और लस्सी पर पली थी। तब कल्पना ने उससे कहा था, नरेंद्र क्या तूने कभी मजदूरनियों को मोटी देखा है? वो तो छड़ी पैदा होती हैं और छड़ी मर जाती हैं। विनोद ने करवट ली और गहरी नींद में सो गया। विनोद के साथ साथ उसने बिस्तर की चादर भी ओढ़ ली, पुरानी आदत।
कल्पना लाख उसके पैताने दूसरी चादर रख दे, पर वो वही ओढ़ लेता है, बिछाने वाली। पूरे चांद की चांदनी आइसक्रीम की तरह विनोद के बालों पर पड़ रही थी। खुश्क स्याह बाल, रेशम से मुलायम। कल्पना ने विनोद से अक्सर कहा है, 2 ही चीज़ें मुलायम हैं तुम्हारे पास, दिल और बाल, वरना सारा व्यक्तित्व फौलाद का है। इसका उल्टा होता तो तुम्हारा काम चल जाता? विनोद ने एक बार पूछा। कल्पना का मन भीग गया। विनोद सच कितना अच्छा है, हसरत और हौसले से भरा। किस कदर उसकी परवाह करता है, न कभी डांट डपट न कभी शक शुबा। कल्पना थकी हो तो पाँव रोटी खाकर सब्र कर लेता है, और ऊबी हो तो उसे और बच्चों को लेकर ढाबे में खाना खा आता है। उसका ज़रा मूड बिगड़े तो कैसे बेचैन हो जाता है। ये उसका प्यार ही है जिसके सुरूर से कल्पना इस जाले लगे, रोगन मिटे, दिन दिन ढहते मकान में अक्सर रानी महरानी की तरह महसूस करती है। मलकाए मोहब्बत, वरना और औरतों को देखो। मिसेस गुप्ता के चेहरे पर मनहूसियत बरसती है। जितना वेतन उतने का श्रृंगार का सामान खरीदती हैं, पर गर्दन उठाकर बात नहीं कर सकती। सारा शहर जानता है उनके पति मिसेस कश्यप के दत्तक पति बने हुए हैं। रात रात वहीं पड़े रहते हैं। मिसेस मित्तल सारा दिन लड़कियों पर खींचती फिरती रहती हैं। उनके पति अपने वेतन में से एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अपनी अलमारी में ताला डाल चाबी जनेऊ में बांधकर सोते हैं। मिसेस कार्निक, मिसेस वर्मा, मिसेस ठाकुर, सबकी सब पति की तंगदिली का रोना रोती हैं। दरअसल इन स्त्रियों के लिए इनका जीवन धन मात्र धन बनकर रह गया है, जबकि कल्पना के लिए वो जीवन है। ये कोड़मगज औरतें नहीं जानती कि मात्र लेने से संबंध का निर्वाह नहीं होता, संबंधों को बहुत कुछ देना भी होता है। फिलहाल उसे ये काली साड़ी उज्ज्वला को देनी है, कल ही। वो क्षण कितना विलक्षण होगा। हो सकता है उस समय आसमान से पुष्प वर्षा हो रही हो, या हो सकता है खुशी के मारे उज्ज्वला की आंखों में आंसू आ जाएं। उज्ज्वला प्राय ऐसी साड़ी नहीं पहनती, वो सफ़ेद पहनती है, और यहाँ तक कि चप्पलें भी। फिर भी वो इतनी शौक लगती है कि सारा शहर उस पर फिदा है, यहाँ तक कि विनोद भी। पर विनोद जो भी काम करता है सब पत्नीक करता है, मोहब्बत भी। कल्पना और विनोद दोनों उज्ज्वला के दीवाने हैं। सुबह स्कूल जाते जाते कल्पना ने अपना नेक इरादा विनोद को बताया। विनोद की आंखें चमक गईं। इतना अच्छा प्रस्ताव, नई बातें उसे हमेशा आह्लादित करती हैं। वो साड़ी तुम आज ही ले लो, देर करने से हाथ से न निकल जाए। क्या, लड़की या साड़ी? कल्पना ने कहा, और दोनों ठठाकर हंस पड़े। बोनस के कुछ रुपए बचे होंगे। ऐसा करते हैं, आज दोपहर में तुम्हारे स्कूल आ जाता हूँ, वहीं से कला केंद्र चलकर साड़ी खरीद लेंगे, कम पड़े तो चेक दे देंगे। कल्पना का मन उमंग से इठला गया। खुश खुश होकर वो स्कूल के लिए चल दी। विनोद इसी प्रकार उसे बढ़ावा देता है, जिंदगी के धक्के मुक्कों से बचाता है। वो उसका संकट मोचन है, उसका शॉक अब्जॉर्बर। साड़ी आ जाएगी, डिबिया को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, वो वहीं पड़ी रहेगी, अलमारी में बंद इन्हें गिने तिलिस्मों की तरह। फिर विनोद को भी खास बोझ नहीं पड़ेगा। बोनस उसकी अतिरिक्त आय है। अतिरिक्त आय से अतिरिक्त व्यय निकल आए तो क्या कहने। फिर जब चेक देकर कोई चीज़ खरीदी जाती है तो कल्पना को ऐसा लगता है कि पैसे नहीं खर्च हुए हैं। कल्पना ने अपनी सहेली का भाग्य सराहा, जिसका संपर्क इतने महान लोगों से हुआ है। साड़ी खरीदने में ज़्यादा देर नहीं लगी। शोकेस में से निकलकर रोशनी में साड़ी देखी गई। उसके रंग के पक्के मन की पुष्टि की गई। दुकानदार ने दुकानदार की तरह खुशामदी लहजे में कहा, बहन जी, ट्रायल रूम में जाकर ट्राई करके देख लीजिए, खूब खिलेगी आप पर। कल्पना ने साड़ी पूरी तरह पहनी तो नहीं, बस आंचल वहीं खड़े खड़े कंधे पर फैलाकर सिर ढक लिया और विनोद से बोली, देखो कैसी लग रही है। विनोद ने अत्यंत सराहना से उसकी ओर देखा। ये एक नई नज़र थी, उत्तेजित, उत्तेजक, मोहित, मोहक। कल्पना ने अचकचाकर आंचल हटाया और साड़ी दुकानदार को पैक करने के लिए दे दी। जब वो साड़ी लेकर निकले, बाहर बेहद धूप थी। भूख प्यास और थकान से तबीयत बेहाल थी। घर पहुँचे, खाना खाया, सुस्ती आ गई, सोए रहे। बच्चों के आगमन से व्यस्तता का एक और दौर चला। उसी सिलसिले में शाम की चाय बन गई। बीमे का तिमाही भुगतान सर पे था। उसका एजेंट आकर चेक ले गया। कल्पना के हिस्से की चाय भी पी गया। कल्पना का मन एकाएक झुंझलाहट से भर गया। ऊपर आकर उसने खाली ट्रे मेज़ पर पटक दी और लेट गई बिस्तर पर। बिस्तर पर कला केंद्र का पैकेट रखा था। कल्पना ने कैश मेमो देखा। उसे लगा कपड़े बेवजह बहुत महंगे होते जा रहे हैं। कुछ साल पहले 50 रुपए में बढ़िया साड़ी आ जाती थी, अब 100 का नोट स्वाहा हुए बिना कुछ होता ही नहीं। फिर इस साड़ी में तो 2 नोट निकल गए। दुकानदार फ़ौरन चेक कैश कराएगा। तभी विनोद ऊपर आया। वो गर्मी से छुटकारा पाने के लिए नहाना चाहता था।
पर पानी ऊपर चढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। कल्पना उसके पीछे आंगन तक गई। कहो। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी ये साड़ी कुछ बेवजह महंगी है, पर ये तो तुम्हारी पसंद है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ किसी को बेवजह देना, मन को कुछ ठुकता नहीं? ये तो उस समय सोचना चाहिए था। तुमने बे किया है, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए था। तुम्हारी हुक्म मदूली करने का जोखिम मैं क्यों लेता? अच्छा, अपने बोनस से हमें क्या दिलाओगे? बोनस तो खत्म। सब सब। कल्पना का मूड उखड़ गया। इस बार बोनस का तो पता ही नहीं चला। कौन रोज़ रोज़ मिलता है? इसी के लिए तुम धरना देते हो, हड़ताल करते हो, साल भर मंसूबे बांधते हो। बोनस मिलेगा तो कूलर खरीदेंगे, बोनस मिलेगा तो गैस खरीदेंगे, बोनस मिलेगा तो। मेरी तो अभी बनियानें भी नहीं आ पाई और बोनस खत्म हो गया। मैं तो किसी से शिकायत नहीं करता। घर खर्च छोड़ा गया तो पता चला कि एक नहीं दो दो बोनस में भी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऊपर से ये साड़ी। फिर ये साड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी तुम्हें, कल्पना ने कहा। विनोद का पारा चढ़ गया। मैंने खरीदी है? और नहीं तो क्या, मैंने फट से चेक काट कर पकड़ा दिया। देखो कल्पना, मेरे साथ पैतरे ना बदला करो, मुझे सख्त चिढ़ है इससे। मेरी तो हर बात से चिढ़ है तुम्हें। मेरे आगे हर वक्त रोना ही रोना ले बैठते हो। दूसरों के साथ मिलकर ठहाके लगाए जाते हैं, चेक काट काट कर सामान खरीदा जाता है। कटौती तो बस मेरे लिए ही रह गई है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो कल्पना, तुम्ही ने तो कहा था। हाँ, पर इंसान अपना भी तो विवेक इस्तेमाल करता है। क्या तुम्हारी भी इच्छा नहीं थी? मैंने ज़रा सा सुझाव दिया तो ऐसे लपक कर तैयार हो गए जैसे तुम्हारे ही मन की बात हो। अभी मेरे लिए खरीदने की बात होती तो 100 बहाने बनाते। ये बिल्कुल मनगढ़ंत तोहमत लगा रही हो मुझ पर। हाँ, मैं तो झूठी हूँ, मक्कार हूँ। निष्पाप तो बस एक वही है जिसे भेंट देने के लिए आपने अपना अकाउंट सिफर कर डाला। मुझसे अब इस विषय पर बात न करना, समझी? ये कहकर विनोद अपने क्रोध कक्ष में चला गया। कल्पना का मन भी तिक्त हो गया, दिमाग तमतमा रहा था। नहाने की बजाय वो भी क्रोध कक्ष में गई। घुसते ही उसने देखा विनोद बिस्तर पर बैठा बड़े गौर से काली साड़ी देख रहा है। कल्पना को लगा वो साड़ी नहीं, सांप है। विनोद का लगा ये साड़ी नहीं, समझौता है। उसने उठकर बड़े नाटकीय अंदाज से साड़ी कल्पना की गोद में रख दी। हम किसी सुंदरी के लिए साड़ी नहीं खरीदा करते हैं, भले ही कोई विश्व सुंदरी हो। हम अपनी सुंदरी के लिए ही साड़ी लाए हैं। कल्पना ने झटके से साड़ी गोद से हटा दी। सच, उस क्षण तुम कितनी अच्छी लगी थी जब तुमने दुकान पर साड़ी का आंचल सिर पर डाला था। मैंने तभी सोच लिया था कि ये तुम्हारे लिए ही बनी है। पर मैं तो काली हूँ, कल्पना ने मान किया। कौन कहता है? तुम्हारा रंग मुझे बेहद पसंद है, चाय और चॉकलेट के बीच का। ऐसा रंग पाने के लिए विदेश में सुंदरियाँ घंटों सूर्य स्नान करती हैं। हटो, देखो, बोनस के पैसों में 20 रुपये अभी बाकी हैं। जल्दी से ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, आज खाना बाहर खाएंगे। और उज्ज्वला? उसके लिए साड़ी उसका पति खरीदेगा, ये उसका सौभाग्य होगा। कल्पना सौभाग्य शब्द पर एतराज़ करना चाहती थी, पर उसने अपने को रोक लिया। उसका एकमात्र प्रेमी और इकलौता पति उसकी ओर निसार नज़रों से देख रहा था। कल्पना तैयार होने लगी। तो ये थी ममता कालिया जी की कहानी काली साड़ी। सुनने के लिए धन्यवाद।